हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि कौन कौन से फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी में और उन फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के जो सिस्टम्स हैं, जो पाइप्स हम कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हम लोग हार्ट के भी फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड आवर बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस को मेनली हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है और इसी का फंक्शन प्ले करती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनकी मदद से ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड और लिम्फ। इन फ्लूइड्स के जो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हम लोग जो स्पेसिफिकली इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तब हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं उनके अलावा भी कुछ और फ्लूइड्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन उनका फंक्शन मेनली मॉइस्चराइज करना या फिर शॉक अब्जॉर्ब करना वगैरह होता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में हमने अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इन फ्लूइड्स का, कैसे अलग अलग फ्लूइड सिस्टम्स के थ्रू इन फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट से निकलती है एक आर्टरीज, मतलब कई सारी आर्टरीज हम कह सकते हैं, वो निकलकर बॉडी तक ब्लड पहुंचाती है और वहां से ब्लड को लेकर वेन्स आती हैं। फिर हार्ट से एक आर्टरी जाती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वो लंग्स तक जाती है, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। इसके साथ ही एक लिम्फ सिस्टम भी इसके साथ चल रहा होता है जिसमें लिम्फ जो फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, मूव हो रहा होता है। कई बार ब्लड के वेसल्स से कुछ सब्सटेंसेस लीक, कुछ सेल्स लीक हो जाती हैं, वो टिश्यू फ्लूइड की फॉर्मेशन करती हैं और फिर वो उन सभी चीज़ों को उठाकर लिम्फ सिस्टम लिम्फ नोड्स के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंचा देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमने पढ़ा है किंगडम क्लासिफिकेशन में, जब एनिमल किंगडम में हमने देखा था कि कई सारे जो फाइलम्स होते थे वो सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले होते थे, लेकिन हमारे बॉडी में जो हम लोग हैं, मैमल्स हैं, इन लोगों में एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब वेसल्स के अंदर ब्लड या फिर जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड्स अंदर ही ट्रैवल करते हैं वेसल्स के। उसके बाद हम लोग ब्लड पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड के कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। ब्लड कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता, इसका कलर ब्राइट रेड होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है उस केस में वो डार्क रेड हो जाता है। आपने देखा होगा डायग्राम्स में जनरली ब्लू से हम लोग वेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ब्लू ब्लड नहीं होता, वो थोड़ा डार्क रेड ब्लड होता है। उसका कलर वैसा होने के कारण उसे ब्लू डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसके साथ ही अराउंड 5 to 6 लीटर्स ब्लड होते हैं बॉडी में और इसका टेस्ट सॉल्टिश होता है। इसका पीएच आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। इसका पीएच 7.3 से 7.45 होता है और इसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसके पीएच को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। उन्हें बफर सब्सटेंसेस कहा जाता है। उनके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के जो मेजर फंक्शंस हैं उनमें ट्रांसपोर्ट आता है। पहले तो हमें फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेकर जाना होता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ और भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जैसे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोग जानते हैं ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है हमारी बॉडी से, इसके कारण जो हीट एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है जितनी भी ज़रूरत है किसी जगह पर। तो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमारे टीथ क्लैटर करने लगते हैं। इसके कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है और फिर वो हीट ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँचता है। इसके साथ ही शिवरिंग आप देखते हैं कई बार हाथों में, पैरों में होता है, तो शिवरिंग के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी अलग अलग पार्ट्स में पहुँचकर पूरे बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, जैसे हम लोग जानते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, तो उन हार्मोन्स को भी एक से दूसरी जगह पहुंचाने का फंक्शन ब्लड का होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन भी करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में काम करता है, जो कि फर्दर लॉस ऑफ ब्लड को रोकता है और इसके साथ ही क्लॉट होने के कारण जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के घुसने की पॉसिबिलिटी होती है बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाती है।
वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को बैक्टीरिया इंगल्फ करके, और एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज़ भी फॉर्म करती हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे WBCs के बारे में। तब तक आप अभी के लिए याद रखें कि ब्लड का एक फंक्शन प्रोटेक्शन भी होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ये याद रखने की चीज़ है कि 55 से 60% ऑफ ब्लड इसका प्लाज्मा होता है, मतलब वो बेस होता है जिसमें ब्लड फॉर्म होती है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये स्ट्रॉ कलर्ड का जनरली होता है। इसके साथ ही कुछ सेल्यूलर एलिमेंट्स भी होते हैं, RBCs और WBCs, और प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे। सबसे पहला प्लाज्मा लाइट येलो कलर्ड का होता है और ये अल्कलाइन लिक्विड होता है। जैसा हमने देखा 7 से ऊपर होती है pH, मतलब अल्कलाइन लिक्विड है ब्लड, तो यही प्लाज्मा जो कि बेस बनाता है ब्लड का, वो भी एक अल्कलाइन लिक्विड है। ये लाइट येलो कलर, जिसे स्ट्रॉ कलर भी कहा जाता है, इस कलर का होता है। इसमें 90 से 92% वाटर होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये वाटर कंटेंट रखता है अपने अंदर, और प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और अदर सब्सटेंसेस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं माइनर अमाउंट्स में। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आते हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ही वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू pH मेंटेन होता है ब्लड का। जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया था कि ब्लड का pH मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में बफर्स बनाए जाते हैं। बफर्स के बारे में आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है या फिर आप पढ़ेंगे, उन्हीं के थ्रू ये pH मेंटेन की जाती है हमारे बॉडी के अंदर। प्लाज्मा जिससे प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए उसे सीरम कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा पहले, तो आज आप इसका डेफिनेशन याद रख लें कि अगर हम लोग प्लाज्मा से प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को हटा दें तो वो जो बचता है लिक्विड, वो सीरम कहलाता है। उसके बाद है सेल्यूलर एलिमेंट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। सबसे पहला यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है RBCs और WBCs का। इसके बारे में हम लोग थोड़ा WBCs का स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप्स और WBCs पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग आते हैं RBCs के ऊपर। RBCs को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स इसे कहा जाता है, ये चीज़ याद रखने वाली है। ये माइन्यूट बाइकॉनकेव, ये बाइकॉनकेव आपने देखा होगा, इस तरह के दिखते हैं जनरली जब भी RBCs को हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क की तरह होते हैं जिनका सेंटर फ्लैट होता है, और थिक और राउंड होते हैं ये पेरिफेरी में, मतलब इस तरह से ये वाला पोर्शन थोड़ा उठा रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है RBCs के केस में। काफ़ी छोटे होते हैं ये। स्मॉल साइज प्लस द कॉन्केविटीज ऑन ईदर साइड प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया विच मेक देम वेरी एफिशिएंट इन अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। RBCs में कुछ बहुत ही अच्छे टेक्निकलिटीज़, आप अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, होते हैं, जिसके कारण RBCs एक काफ़ी अच्छे ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं ऑक्सीजन के, और भी अगर हमें कोई सब्सटेंस उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना हो तो। The small size enables the RBCs to travel through very fine capillaries in the body where they have traveled in a single file। जैसा हम लोग जानते हैं कैपिलरीज की डायमीटर बहुत कम हो जाती है। आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैपिलरीज इतनी छोटी हो जाती हैं कि वो किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन के छोटे से छोटे सेल और टिश्यू तक पहुंचा पाती है ब्लड, और उसी कैपिलरी से पास करने के लिए RBCs का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। और जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि कैपिलरीज के अंदर एक सिंगल फाइल में RBCs चलती हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है RBC का। जैसा हम लोग जानते हैं हमारा रेड कलर ब्लड का हीमोग्लोबिन से ही आता है। The red blood cells have a colorless spongy body or a stroma which contains respiratory pigment hemoglobin. Hemoglobin is formed of iron containing hemine and a protein globin। ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसके आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है। It has ability to readily combine with oxygen to form oxyhemoglobin, an unstable compound। तो oxyhemoglobin एक unstable compound है। अनस्टेबल कंपाउंड होने से क्या फ़ायदा है कि जब किसी ऑक्सीजन डेफिशिएंट जगह पर ये पहुंचेगा, किसी ऑक्सीजन डेफिशिएंट सेल या टिश्यू में पहुंचेगा, वहां पर ये अनस्टेबिलिटी के कारण टूट जाएगा और उसके अंदर से हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग इनहेल करते हैं, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने के कारण एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। वो स्टेबल कंपाउंड क्या होता है कि फिर टूटता ही नहीं है। इसी कारण से जितने भी हीमोग्लोबिन्स पर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता है, वो सारे हीमोग्लोबिन्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, और उन हीमोग्लोबिन्स के इनइफेक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हमारे बॉडी में, और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा देर तक अगर एक्सपोजर रहे तो डेथ भी हो सकती है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए कि आरबीसीज में, मेमेलियन आरबीसीज में कई सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होने के कारण ये बाइकॉन्केव होते हैं, जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ऑक्सीजन को ये ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके साथ ही इनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है और आरबीसीज ज़्यादा अकोमोडेट की जा सकती हैं एक ही जगह में। इसके साथ ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन ये उठाते हैं इन्हें सारी चीज़ें डिलीवर ही करनी पड़ती हैं। ये किसी भी ऑक्सीजन को अपने यूज़ के लिए नहीं ला सकते, मतलब इनमें होता क्या है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर्ड टू द टिश्यू अनकंज्यूम्ड। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मींस फुल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड प्लाज्मा अनयूज्ड बाय द आरबीसीज। मतलब यहाँ ग्लूकोज की भी खपत नहीं हो रही और ऑक्सीजन की भी नहीं। इससे फायदा क्या होता है कि आरबीसीज बिना एनर्जी का यूज़ किए, एरोबिकली बिना एनर्जी का यूज़ किए काम कर पाती है और इससे एक ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम बन पाता है। इसके साथ ही नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इंक्रीज हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे वो नैरो कैपिलरी से मूव कर सकती हैं। जैसा हमने सेल में पढ़ा था कि एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो नहीं होगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आरबीसीज को उसके कारण। इसके बाद नंबर ऑफ आरबीसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरबीसीज की नंबर में अब नॉर्मेलिटी जो आती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इंक्रीज कर जाती है तो उसे पॉलीसिथेमिया कहते हैं, और अगर डिक्रीज कर जाती है तो उसे एरिथ्रोपेनिया कहते हैं। ये दो टर्म्स आप याद रखें, ये अब नॉर्मेलिटीज़ हैं नंबर ऑफ आरबीसीज में, और इसके कारण अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिससे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस इन टर्म्स को याद रखें कि बढ़ने और घटने पर क्या बोला जाता है उस कंडीशन को। उसके बाद है लाइफ और डेथ ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज एडल्ट्स में प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स की मैरो में, जो कि हमारे पैर के बोन्स हुए, हाथ के बोन्स हुए, इनमें जो मैरो प्रेजेंट होता है उनमें आरबीसीज हमें फॉर्म होती दिखती हैं। रिब्स, ब्रेस्ट बोन्स, इलियम ऑफ हिप गर्डल में। इसके साथ ही एम्ब्रियो में ये लिवर और स्प्लीन में भी प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि स्प्लीन में आरबीसीज का प्रोडक्शन एम्ब्रियो में होता है। चिल्ड्रन में बोन मैरो में सभी बोन मैरोज में प्रोड्यूस होती है 5 इयर्स की एज तक। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। उसके साथ ही मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं होता, जैसा हमने पढ़ा था। एवरेज लाइफ 120 डेज है। ये भी आप याद रख लें तो बेहतर है कि आरबीसीज अप्रॉक्सीमेटली 3 बार, मतलब हमें एक साल में 3 बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है, और एक आरबीसी सेल की एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज तक होती है। ओल्ड और वीक रेड ब्लड सेल्स होती हैं स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में डिस्ट्रॉय, और इनसे बिलीरूबिन बनता है। जैसा आप जानते हैं यूरिन में जो येलो कलर आता है वो इसी पिगमेंट के कारण आता है, और लिवर में ही ये प्रोड्यूस होता है बिलीरूबिन। नॉर्मल एडल्ट में जितना आरबीसीज का नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना याद रखिए कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है और इसका प्रोडक्शन अलग अलग एज ग्रुप्स में कहाँ कहाँ पर होता है, और लास्टली इसका डिस्ट्रक्शन किधर किया जाता है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और चीज़, मोस्ट डब्ल्यूबीसीज आर अमीबॉइड एंड कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया विथ विच दे कैन स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज इनटू द टिश्यू, जिसे डायापेडेसिस कहते हैं। होता क्या है, कैपिलरीज की वॉल काफ़ी पतली होती है, जैसा हम लोग जानते हैं, वहाँ से ईजिली पास हो सके सब्सटेंसेज, इसके लिए उनकी वॉल्स काफ़ी पतली होती हैं। होता क्या है कि डब्ल्यूबीसीज अपने अमीबॉइड शेप के कारण भी इस कैपिलरी वॉल से निकल जाती है और ये टिश्यूज में चली जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। डाया का मतलब अक्रॉस, पेडेसिस का मतलब ऊजिंग आउट, मतलब ये ऊज आउट कर जाती है कैपिलरीज के बाहर, और इसी प्रोसेस को डायापेडेसिस कहते हैं। मेनली यहाँ पर ल्यूकोसाइड्स के जो फंक्शन है वो हम लोग स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ते हैं अलग अलग डब्ल्यूबीसीज की। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसीज को मेजर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है वो है ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग तरह के ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस यहाँ पर लोब्स में कंस्ट्रिक्ट रहता है, मोस्टली देखने को मिलता है। ये चीज़ आप याद रखिए, ग्रैन्युलर के 2 जो मेजर फीचर्स हैं। इसके साथ ही अलग अलग नाम जो है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करने के काम आते हैं और ये मेजर पोर्शन बनाते हैं डब्ल्यूबीसीज का। मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज यही न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इओसिनोफिल्स बहुत ही कम, काउंट इंक्रीज करता है एलर्जीज के टाइम, ये भी इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को। ये एंटी टॉक्सिन सेक्रीट करते हैं और एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बेसोफिल्स काफ़ी कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये हिस्टामीन केमिकल रिलीज करते हैं जो कि डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को।
उसके बाद नॉन ग्रैन्युलर में साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट होते हैं WBCs में और इनमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये जो नॉन ग्रैन्युलर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और मोनोसाइट्स इंजेस्ट करते हैं जर्म्स को। यहाँ पर मेन चीज़ें जो याद रखने वाली, पहले तो ग्रैन्युलर ए ग्रैन्युलर का डिफरेंस, फिर आपको ये याद रखना है कि कौन से सेल का क्या फंक्शन है और किसका क्या परसेंटेज है। मतलब परसेंटेज आपको डायरेक्टली याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स और फिर बेसोफिल्स। और कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो मोस्टली ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लिम्फोसाइट लिम्फ ग्लैंड्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स वगैरह में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ WBCs एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स ही प्रोड्यूस करती हैं मोस्टली। ये एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स के बारे में यहाँ पर डिफरेंस भी दिया गया है। वो चीज़ें हम लोग डिजीजेज वाले चैप्टर में थोड़ा सा कवर किए हैं, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही ऑरिजिन और लाइफ ऑफ WBCs, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है कुछ न्यूट्रोफिल्स का कुछ ही घंटों तक होता है और न्यूट्रोफिल्स अबाउट 125 बिलियन प्रोड्यूस होते हैं ईच डे। ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिए कुछ घंटों तक इनका लाइफ स्पैन होता है। The old and worn out WBCs are destroyed in the same way as the RBCs। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर दो डिजीज के नाम दिए गए हैं, ये भी याद रखने की है। ल्यूकेमिया क्या होता है, नंबर इंक्रीज कर जाती है WBCs की एट द एक्सपेंस ऑफ RBCs। मतलब RBCs की नंबर कम हो जाती है और WBCs की बढ़ जाती है। ये एक फेटल डिजीज है और इसका इकलौता ट्रीटमेंट अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। आगे हम लोग बढ़ें ब्लड प्लेटलेट्स पे, तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से क्लॉटिंग होती है। तो इसे कोएगुलेशन भी कहते हैं। कोएगुलेशन आप लोग जानते हैं कि ब्लड में अगर हम लोग ब्लड को बैठा दें, मतलब एक ये कहने का लैंग्वेज में होता है कि अगर हम उसे कोएगुलेट कर दें तो वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब ब्लड एक फ्लूइड है, अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को एक जगह स्टोर कर दें, मतलब वहीं पर अगर रोक दें, तो वहाँ पर क्लॉटिंग हो सकती है। क्लॉटिंग का मेजर जो फंक्शन होता है, मतलब जिस तरह से होता है, वो देखने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसे आप देख लें। सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा जाता है। इसे फैक्टर X भी अब बुलाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि थ्रोम्बोकाइनेज को फैक्टर X भी कहा जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, इसको Ca+ आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रीन में कन्वर्ट करता है और ये फाइब्रीन RBCs के साथ मिलकर एक क्लॉट बना देते हैं। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर विटामिन्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि कैल्शियम को बोन से निकाला जाता है। मेन फंक्शन उसका यही होता है कि बोन से निकाल कर ऐसी उसको इतने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट किया जाए कि अगर कभी ब्लड वेसल्स रप्चर करें तो वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन किया जा सके। ब्लड क्लॉटिंग एक टेस्ट ट्यूब में करने का यहाँ पर आपको दिया गया है कि टेस्ट ट्यूब में जब क्लॉट फॉर्म होता है तो जैसा मैंने आपको बताया था, सीरम ऊपर आ जाता है, ये प्योर होता है और क्लॉट के फॉर्म में सारी चीज़ें नीचे की तरफ आ जाती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जब बहुत ही कम हो जाती हैं तो ये डेंगू फीवर का एक सिम्टम माना जाता है। वैसे ये कंफर्म टेस्ट नहीं है उसके लिए, लेकिन जब भी प्लेटलेट्स कम होने की बात होती है तो कोशिश की जाती है कि एक बार डेंगू का टेस्ट भी करा लिया जाए। एक और चीज़ ये है कि एक नोशन है कि ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब एयर के कांटेक्ट में ब्लड आती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉटिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड अगर एक रफ सरफेस जैसा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के ऊपर हो, वहाँ पर भी क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप्स। हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में देखा था, पॉजिटिव RH फैक्टर, नेगेटिव RH फैक्टर के। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप A जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर A एंटीजन प्रेजेंट है और B एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और जब हम लोग ब्लड ग्रुप B बोलते हैं उसका मतलब है कि उसके अंदर B एंटीजन और A एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर हम लोग AB बोलते हैं तो उसके अंदर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं। और जब हम लोग O बोलते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं और दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं।
यहाँ पर इन एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के खेल से ही हमें समझ में मिलता है कि किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है और क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ है या नहीं। इसे एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम की मदद से दिखाया जाता है। एबीओ सिस्टम क्या बोलता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ एक यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजेन नहीं है। ए और बी मतलब जनरली ये किया जाता है कि ए खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और बी खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। सिमिलरली ओ तीनों को दे सकता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डोनर है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और यहाँ इस टेबल से समझ सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे देने के लिए एक सेफ है या फिर कंपैटिबल है। आरएच फैक्टर क्या बोलता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव करके ब्लड ग्रुप्स, तो वो पॉजिटिव का मतलब ही है आरएच फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों में एक आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो इससे जनरली कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन हो, मान लीजिए कोई एक आरएच नेगेटिव पर्सन है, उसमें एक बार आरएच पॉजिटिव ब्लड डाला गया तो बहुत दिक्कत आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर उसमें दोबारा आरएच पॉजिटिव ब्लड डाला जाता है तो हो सकता है पहली बार के एक्सपीरियंस से उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हों, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है अगर किसी नेगेटिव आदमी के बॉडी में आरएच पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए तो। इससे एक और कंडीशन डेवलप होती है आरएच फैक्टर, जो कि प्रेगनेंसी में काम आता है। इसमें क्या होता है कि अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फर्स्ट चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है तो हो सकता है वहाँ पर एक रिएक्शन शुरू हो जाए जिसके कारण जो सेकेंड चाइल्ड का बर्थ होगा वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। होता क्या है कि हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड के होने के कारण एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए मदर के बॉडी में, और फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल होगा, लेकिन जब अगर सेकेंड चाइल्ड पॉजिटिव होने लगे तो वहाँ पर दिक्कतें अराइज हो सकती हैं। उसी केस में डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ली जाती है और जनरली आरएच नेगेटिव मदर से सेकेंड चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी फ्लूइड्स, इस पर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस उतने ही हैं। यहाँ पर हार्ट का एक डायग्राम दिया गया है, ये वाला डायग्राम ही आपको ज़्यादातर जगहों पर मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक आसान डायग्राम भी बता दूंगा हार्ट के लिए, तो वो चीज़ आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला कवरिंग जो होती है हार्ट की, वो हमारे फिस्ट, जो हार्ट की साइज़ होती है वो एक फिस्ट के बराबर होती है, और इसके कवरिंग को पेरिकार्डियम कहा जाता है। इन कवरिंग्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि फ्रिक्शन को रोकता है हार्ट बीट के दौरान। जैसा मैंने आपको बताया था, ये फ्लूइड्स शॉक अब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ऊपर वालों को एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल या फिर वेंट्रिकल कहा जाता है। एट्रिया को ऑरिकल्स भी कहा जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको एट्रियम दे दिया जाए या ऑरिकल दे दिया जाए तो उसे आप सेम ही चीज़ समझिएगा। ऑरिकल्स में एक थिन वॉल होती है, क्यों? क्योंकि इनका मेजर फंक्शन ब्लड को रिसीव करना होता है, जबकि वेंट्रिकल्स में थिक वॉल होती है क्योंकि इनका मेजर फंक्शन ब्लड को पंप करना होता है। उसके बाद है कि ब्लड वेसल्स जो हार्ट से इमर्ज हो रही हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला एंटीरियर वेना कावा आती है ब्लड में, हार्ट में ब्लड को लेकर पूरे बॉडी से। तो ये डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक सिंपलर डायग्राम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जिसे आप याद रख सकते हैं ज़्यादा आसानी से। तो सबसे पहले तो आप 4 चेम्बर बना लीजिए हार्ट के लिए। यहाँ पर आप 2 होल्स डालिए, उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इधर आप 2 ब्लड वेसल्स बनाइए, इस तरफ एक, इस तरफ एक, और यहाँ पर भी आप एक ब्लड वेसल बना सकते हैं। बस अब आपको इसी को समझना है। ये वाली जो ब्लड वेसल है इसे आउटा कहते हैं, इसके थ्रू ब्लड बाहर जाती है। ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है और ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। आप क्या करिए कि जब आप हार्ट बनाते हैं तो ऑपोजिट साइड में आपका ये होना चाहिए। मतलब अगर मैं राइट में हूँ तो मुझे, अगर ये मेरा राइट हैंड है तो मुझे ऑपोजिट साइड में राइट साइड बनाना है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको आउटा निकालना है। लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट ऑरिकल में आता है पल्मोनरी वेन, राइट ऑरिकल में आते हैं 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा,
और राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर फ्लो करता है, और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और इस तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये चीज़ हम लोग अभी नीचे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे जो डायग्राम्स बने हुए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सेम चीज़ है, लेकिन हार्ट के ओरिजिनल डायग्राम को यहाँ बना दिया गया है, उसे सिंप्लीफाई नहीं किया गया है। आप अगर देखेंगे क्लोजली तो आपको दिखेगा ये, रुकिए मैं कोई दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है बस। और यहाँ से ये जो निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्चुअली इस राइट वेंट्रिकल से इमर्ज करता है। ये चीज़ इस डायग्राम में देखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से नहीं इमर्ज हो रही बल्कि यहाँ से इमर्ज होती है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया था आप उसे ही याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक काफ़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, आउटा, जो चीज़ें ब्लू से मार्क्ड हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो भी चीज़ें रेड से मार्क्ड हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके साथ ही हार्ट को हम लोग एक कैशियर कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी ब्लड अपने पास नहीं रखता। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली क्या है कि हार्ट अटैक का जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं जो कि हार्ट में ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन अगर एक डेडनिंग हो जाए इन ब्रांचेज में, अगर डेडनिंग इफेक्ट पैदा हो जाए तो उसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है हार्ट अटैक के लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजिना पेक्टोरिस चेस्ट पेन को कहा जाता है, जो कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण अराइज होता है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हार्ट अटैक को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, या फिर अगर जो चेस्ट पेन अराइज होता है इस लेस ब्लड सप्लाई के कारण तो उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद ही जो वाल्व्स रेगुलेट करती हैं उन वाल्व्स का क्या नाम होता है, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। वैसे ही अगर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को देखा जाए तो ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। सिमिलरली 2 और वाल्व्स पाए जाते हैं यहाँ मेजर, एक है पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व और एक है आउटिक सेमिलूनर वाल्व। होता क्या है कि वेंट्रिकल से निकलते वक्त इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, हो सकता है इस प्रेशर के कारण ये बैकफ्लो कर जाए, वहाँ से ब्लड वापस की तरफ आ जाए, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर वाल्व्स लगा दिए जाते हैं ताकि सिर्फ ब्लड एक ही डायरेक्शन में चले, दूसरे में न आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिस्टोल और डायस्टोल के कंडीशन को, मेनली सिस्टोल के कंडीशन को। एट्रियल सिस्टोल क्या होता है कि जब जो एट्रियम्स होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब होता है जब वेंट्रिकल्स कंप्रेस होकर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग लब डब बीट वाले साइकिल को अभी पहचानेंगे। वहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है कि वो कब होता है। यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट दिया गया है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है एनसीईआरटी में, किस तरह से हार्ट के अंदर पहले हम लोग अगर कहें तो राइट साइड से ब्लड एंटर होता है, फिर ये यहाँ आता है, यहाँ से ये लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से बॉडी में ये सर्कुलेट होने लगता है। इस तरह से आप अगर सिंपल डायग्राम्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे हार्ट के फंक्शनिंग को तो ज़्यादा आसानी होगी। आप अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को देखने लगते हैं तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत आने लगती है इस हार्ट के स्ट्रक्चर को, हार्ट के फंक्शन को समझने में। हार्ट बीट कैसे होता है, तो यहाँ पर कंट्रैक्शन जब भी होता है तो उसे सिस्टोल कहा जाता है, और एक्सपेंशन को डायस्टोल कहा जाता है। आपने ब्लड प्रेशर वाले, अगर आपने कभी ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखा होगा तो वहाँ पर आपको दिखा होगा डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर करके वहाँ लिखा आता है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। एक कार्डियक साइकिल में 0.85 सेकेंड्स के अराउंड बीट्स होते हैं। सिस्टोल आर्ट्रिया का जो होता है वो 0.15 सेकेंड, ये सबसे छोटा पीरियड होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.30 सेकेंड, और सभी चेंबर्स के रिलैक्सेशन का टाइम 0.4 सेकेंड्स होता है।
ये जो लब और डब की अगर आपने कभी हार्ट के साउंड को सुना होगा तो वो 2 बार लब डब बीट होती है। तो वो लब डब क्यों होता है? लब का साउंड सुनाई देता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाती हैं। डब का साउंड सुनाई देता है जब सेमी लूनर वाल्व्स, जो कि आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर है, वो दोनों खुलती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, टोटल 4 वाल्व्स के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। 2 जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, और 2 जो एक आउटा को और एक पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करती हैं। बस पहली बार जब लब हो रहा है उस समय वेंट्रिकुलर वाल्व्स खुलती हैं जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड थी, और जब डब होता है उस समय पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच की वाल्व्स खुलती हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसको याद रखने वाली चीज़ नहीं है। मेनली आप देखिए कि जहाँ जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है और एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ती जाती है। उसके बाद है पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को कहते हैं, इसे साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसे पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के थ्रू वो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जिसके बाद हार्ट की बीट शुरू होती है और हार्ट बीट आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं हार्ट के अंदर का जो सिस्टम है जो कि पेसमेकर से अराइज होता है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले यहाँ सीनो एट्रियल नोड है, वहाँ पर फिर बंडल ऑफ हिस भी यहाँ पर याद रखने वाली एक चीज़ है। बंडल ऑफ हिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हार्ट के इम्पल्सेस को आगे ले जाने में हेल्प करता है। पुरकिंजे फाइबर्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं एकदम एंड में। और यहाँ पर आपको बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल पेसमेकर अप्लाई करना, आपको पता है कि जब हार्ट में ये पेसमेकर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर अप्लाई करके हार्ट को वापस नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए शुरू किया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल पेसमेकर्स में काफ़ी दिक्कत भी आती है, उन्हें वेव्स के आसपास नहीं आना होता, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जैसा हम लोग जानते हैं मेनली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस आप इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। आर्टरीज में देखिए काफ़ी थिक वॉल है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, जबकि वेन्स में उतनी थिक वॉल नहीं है, थोड़ा कम ही थिक है। और इसके साथ ही वेन्स में भी वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वेन्स में ब्लड पहुंचता है तब तक उसका प्रेशर काफ़ी कम हो चुका होता है, तो ब्लड के बैकफ्लो का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसी बैकफ्लो को रोकने के लिए वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज में थिक वॉल्स होते हैं उसके प्रेशर को झेलने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइडर होता है ल्यूमेन वेन का, ब्लड यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, और थिन पॉकेट शेप वाल्व्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए। कैपिलरी एक बहुत ही नैरो ट्यूब होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, कैपिलरीज की जो डायमीटर होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इन्हें बहुत ही अंदर तक पहुंचना होता है सभी ऑर्गन्स के। 8 माइक्रोमीटर्स होते हैं इसका डायमीटर। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप देख लीजिए कि कितना छोटा ये प्रेजेंट होता है। इसकी वॉल सिंगल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। इसके साथ ही इसमें मसल्स नहीं होते, और ब्लड कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पर एक सिस्टम दिखाया गया है जहाँ पर आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज को साथ में दिखाया गया है। ये आप यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोग्रेसिवली ब्रांच होते जाते हैं और डिक्रीज होते जाते हैं साइज में, जबकि प्रोग्रेसिवली ये यूनाइट होकर, मतलब आप जानते हैं कि अगर आर्टरी आया तो यहाँ से एक एक करके ब्रांच होते जाएगा ये छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर, और फिर ये कैपिलरीज मिलकर आगे के वेन्स बनाते हैं। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ ही स्मॉलेस्ट आर्टरी आर्टीरियोल में ब्रेक करती है, जबकि स्मॉलेस्ट वेन अराइज होता है वेन्यूल से। इनमें थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं, जबकि इनमें थिन और लेस मस्कुलर। इनके वॉल्स इलास्टिक होते हैं, इनके वॉल्स नॉन इलास्टिक। नैरो ल्यूमेन मतलब बीच का जो स्पेस है वो नैरो होता है, जबकि इनमें वाइड स्पेस प्रेजेंट होता है। इसमें वाल्व नहीं होते, इसमें वाल्व होते हैं। ये डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, जबकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इलास्टिक है और ये इलास्टिक नहीं है। यूजुअली ये डीपर, आप जब ऐसे देखेंगे तो आपको वेन्स दिखते हैं, आर्टरीज जनरली नहीं दिखती, क्योंकि आर्टरीज डीपर प्रेजेंट होती हैं जबकि वेन्स सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही वेन्स कोलैप्स कर जाते हैं जब एम्प्टी होते हैं, जबकि आर्टरीज कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि जनरली इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड रहता है और इसके साथ ही थिक मसल होने के कारण इनका कोलैप्स पॉसिबल नहीं होता है। ब्लड कॉम्पोजिशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जनरली डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन।
ये जर्क्स के साथ यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है ग्रेट प्रेशर में, जबकि इधर कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होते रहता है। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जब भी बढ़ता है, मतलब जब भी हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय आर्टरीज में ब्लड आता है, तो इसीलिए प्रेशर जर्क्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमारा दो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें दो मेजर पार्ट्स हैं, एक पल्मोनरी एक सिस्टमिक। अभी हमने देखा कि जब भी एक पल्मोनरी आर्टरी इकलौती आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग्स तक जाते वक्त पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड को, जबकि लंग्स से आते वक्त पल्मोनरी वेन लेके आती है ब्लड को। ऐसा ही जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसे कहा जाता है। कुछ एनिमल्स में जैसे फिश वगैरह में सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है जहां एक ही बार ब्लड हार्ट से पास होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। बहुत ही याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। हेपाटिक का रिलेशन लंग से होता है, बस यही है यहाँ पर, सॉरी लिवर से होता है, और बस यही है यहाँ पर कि कुछ ऑर्गन से निकलते वक्त ब्लड वेसल्स डायरेक्ट लिवर में जाती है, वो नॉर्मल ब्लड सिस्टम के साथ मर्ज नहीं करती, और इसे ही हेपाटिक सिस्टम कहा जाता है। ये हेपाटिक सिस्टम में पोर्टल वेन्स पाए जाते हैं, और पोर्टल वेन एक ऐसे वेन को कहते हैं जो कि शुरू भी कैपिलरीज से होता है और ख़त्म भी कैपिलरीज में जाकर हो जाता है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ थी। और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की यूटिलिटी क्या होती है? हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब करता है वो लिवर के पास लाई जाती हैं पहले, जहाँ पर ये स्टोर और रेगुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स की जो कि ब्लड में आ रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डाला जा सकता है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक जा रहा है और फिर वो ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं इतने ज़्यादा शुगर या फिर बहुत ज़्यादा कोई भी अगर सब्सटेंस फैट वगैरह के भी एक्सेसिव स्टोरेज के कारण। तो इसीलिए पहले लिवर में जाकर इसे रेगुलेट कर लिया जाता है। ड्रग्स वगैरह भी अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो उसे हटा दिया जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन भी जो हम लोग जानते हैं उसे लिवर स्टोर करके रख लेता है। यहाँ पर सभी सिस्टम्स को यहाँ पे एक बार दिखाया गया है, ब्लड सिस्टम को, आप इसे एक बार देख सकते हैं। उसके बाद पल्स क्या होता है? पल्स एक मेजर है, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली काउंट करने का हार्ट बीट को। पल्स मेजर करने के लिए बस आपको इस तरह से पल्स फाइंड करनी होती है हाथ के ऊपर, और फिर आप उसे किसी भी क्लॉक से मैनेज करते हुए गिन सकते हैं। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेनली दो क्वांटिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर आप देखेंगे ऊपर वाला प्रेशर होता है जहां पर ज्यादा 120 के अराउंड होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला प्रेशर होता है जो कि रिलैक्सेशन वाले टाइम पर आता है, इसीलिए कम होता है, 80 के अराउंड होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जहां 140/90 को क्रॉस कर जाती है ये ब्लड प्रेशर की लिमिट। उसके बाद है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड जिसे इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं, ये क्या होता है कि प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स लीक कर जाती हैं, जैसा हमने पढ़ा था ऊपर डायपेटिसिस के कारण, और ये लीकेज के कारण ये सारी टिश्यूज के बीच चली जाती हैं और इसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड cells, it is from this fluid that cells absorb oxygen and other required substances and in turn give out। असल में जो टिश्यूज में एक्सचेंज होता है वो इस टिश्यू फ्लूइड के कारण होता है, क्योंकि ये बहुत ही अंदर तक बहुत ही डीपली प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के बीच में प्रेजेंट होने के कारण इन्हीं के थ्रू जो फूड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो हो पाता है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर। उसके बाद lymph और lymphatic system, some of tissue fluid may be reabsorbed into the blood vessel, but most of it enters another set of minute channel named lymph vessel, which is called lymph। इस टिश्यू फ्लूइड का एक मेजर पोर्शन ही मिलकर लिम्फ सिस्टम बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। मेन लिम्फ वेसल्स आर शोन इन दिस फिगर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से लिम्फ वेसल्स हैं, इस पिक्चर से दिखाया गया है, और मेजर लिम्फ सिस्टम्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला है स्प्लीन। स्प्लीन के जो मेजर फंक्शंस हैं वो है ब्लड रिजर्वॉयर के फॉर्म में, लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के, और एम्ब्रियो में आरबीसीज प्रोड्यूस करने के। इसके अलावा स्प्लीन के से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आने के सवाल नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करते हैं तो अलग अलग ब्लड के पार्ट्स या फिर ब्लड के सेल्स कैसे दिखते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।